नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में कमोडिटी मार्केट की खबरें बताते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें 9136934065 इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल आप भेज सकते हैं। दो मेहमान होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। मेहमान का नाम भी बता देता हूं। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से। भाविक पटेल है, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, जो आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन शो की हम शुरुआत कर लेते हैं मानसून की खबर से। डीएस पई साहब है हमारे साथ आईएमडी से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अभी आपके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन रहा था। आपके डीजी साहब मोहपात्रा सर, मृत्युंजय मोहपात्रा जी, उसको अरेस्ट कर रहे थे। आप लोगों ने पुराने अनुमान में कुछ भी बदलाव नहीं किया है। 106% बारिश की संभावना जताई गई है। जून को लेकर सर क्या अनुमान है? जून में कितनी बारिश की उम्मीद है? जून में नॉर्मल बारिश होने की संभावना है, यानी 92 टू 108। रेंज आपने कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर दिया आईएमडी ने? मैं सुना नहीं आपका, एक बार सर, और रिपीट नॉर्मल मॉनसून का रेंज पहले आप 96% से 104% रखते थे, अब वो रेंज बढ़कर 92 से 108% तक हो गया है। नहीं, ये तो जो आप बोल रहे हैं वो पूरा सीजन के लिए है, जून टू सितंबर है। हाँ हाँ, एक एक महीने के लिए सेपरेट रेंज होता है। ओके। तो और किन इलाकों में सबसे अच्छी बारिश की संभावना है? क्योंकि जो किसान देख रहे होंगे, फार्मर्स, वो आपको सुन रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहेंगे? जून में किन इलाकों में सबसे अच्छी बारिश की संभावना है सर? देखिए, जून में जो सदर्न पेनिनसुला और जो उसके आसपास का सेंट्रल इंडिया, उधर अबव नॉर्मल होने की संभावना है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर्टिकुलरली एंड नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्दर्न हाफ आप बोल सकते हैं अबव, उधर नॉर्मल या बिलो नॉर्मल होने की संभावना है, यानी सामान्य से कम होगा। लेकिन पेनिनसुला और सेंट्रल इंडिया, उसका जो आसपास का पेनिनसुलर पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है, उधर अबव नॉर्मल या नॉर्मल होने की संभावना। तो ये आपके लिए रिपोर्ट है जून को लेकर, क्योंकि खरीफ सीजन के लिए मानसून काफ़ी अहम है, इसलिए जानना जरूरी है। सर, अब केरल में बता दीजिए, केरल में आप लोगों ने 1 जून जो तारीख आप लोगों ने दी है, क्या 1 जून के आसपास मानसून पहुंच रहा है? हमने 31 मई का दिया था और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 5 डेज में कंडीशंस फेवरेबल होगा मानसून केरल के ऊपर आने के लिए। तो अराउंड 31 ±4 जैसे बताया, वही पीरियड में ऑनसेट होने की संभावना। ओके सर, आपने नेक्स्ट 5 डेज कह रहे थे, तो नेक्स्ट 5 डेज 1 जून होता है, इसलिए मैंने 1 जून कह दिया, हालांकि आपका पुराना अनुमान 31 मई ही था। तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसी के आसपास में होगा। तो ओके ये सर, एक और कंडीशन जिस तरह की बन रही है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार नॉर्थ ईस्ट में मानसून की पहले एंट्री हो जाए कहीं केरल से पहले? कभी कभी ऐसा होता है एक्चुअली, नॉर्थ ईस्ट में केरल से। अभी हमारा अनुमान है कि दोनों जगह में ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होने की ज्यादा संभावना है आसपास। चलिए सर, अब हीट वेव की बात कर लेते हैं, कि क्योंकि सबसे ज्यादा कहर उत्तर भारत में और थोड़ी बहुत मध्य भारत में भी देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है सर, ये हीट वेव से कब तक राहत मिलेगी और किन इलाकों को पहले राहत मिलने वाली है? देखिए, अभी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 17 या 18 मई से हीट वेव, ये हीट वेव या सीवियर हीट वेव की असर है एक्चुअली। अभी ये नेक्स्ट 3 दिन एक्सटेंड होगा। पर्टिकुलरली ये जो साइक्लोन सिस्टम जो हुआ था, उसके वजह से आपने देखा नॉर्थ वेस्ट इंडिया से पूरा वेस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली अप टू ईस्ट इंडिया तक आ रहा था, और पूरा एरिया में हीट वेव या सीवियर हीट वेव हो रहा था, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अराउंड 30 में नॉर्थ इंडिया में इंपैक्ट होने की संभावना है। इसी की वजह से थोड़ा उसमें कमी, हीट वेव की कमी आना शुरू होगा नेक्स्ट 30 के बाद में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद। ओके, शुक्रिया पई साहब, आपने वक्त निकाले। एक अहम दिन, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे और आप हमारे यहाँ आए और लोगों को बताया कि मानसून को लेकर क्या अपडेट है। किसानों को भी फ़ायदा इसका मिलेगा कि जून में कहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना, उस हिसाब से वो तैयारी कर पाएंगे। शुक्रिया सर, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। जब मानसून की एंट्री हो जाएगी तो उम्मीद करते हैं वापस आप हमें, हमारे दर्शकों को आकर अपनी राय देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है, उस पर
भी राय लेना ज़रूरी है, वो है गोल्ड ऑप्शंस को लेकर। गोल्ड ऑप्शंस ही नहीं, एमसीएक्स के कई सारे ऐसे कमोडिटी है जहां पर लगातार रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिल रहा है। पहले क्रूड के ऑप्शंस में दिख रहे थे, फिर एनजी के ऑप्शंस में, और गोल्ड के भी ऑप्शंस में लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद शिवांशु मेहता हैं, बुलियन हेड हैं एमसीएक्स के। शुक्रिया शिवांशु जी। सर, कैसे हो रहा है ये, लगातार आप लोग नया रिकॉर्ड टर्नओवर का बनाते जा रहे हैं? धन्यवाद विश्व मोहन जी। नहीं, ये बात एक काफी इनकरेजिंग है कि एक ऑप्शंस जो एक इंस्ट्रूमेंट है इस तरह के बाजार में जब वॉलेटिलिटी बढ़ी होती है तो रिस्क मैनेजमेंट का एक अहम इंस्ट्रूमेंट इसे गिना जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी और हेजर्स के लिए भी, ज्वेलर्स, बुलियन ट्रेडर्स, सभी के लिए। तो उसी तरह चौतरफा इसके अंदर एक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसके तहत आपको दिन ब दिन इसके अंदर रिकॉर्ड्स जैसे कि अभी 23 मई को 45,000 करोड़ का आंकड़ा गोल्ड 1 kg ऑप्शन में देखा गया। इवन अदरवाइज विश्व मोहन जी, इस साल यानी कि 2 महीने जो भी गए हैं इसमें भी 21,700 करोड़ का बुलियन के अंदर ऑप्शंस का डेली टर्नओवर देखा जा रहा है, जो कि पिछले साल के 9,000 के मुकाबले में है। तो मैं समझता हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और माहौल जिस तरह का है उसके लिए इसका आइडियल होना, ये दोनों चीजें इकट्ठे प्ले आउट हो रही हैं। और जो फिजिकल इंडस्ट्री को रिस्क सामना करना पड़ता है, ज्वेलर्स को खास तौर पे, वो इससे मिटिगेट होता है डाउन साइड का, और अप साइड में वो लोग पार्टिसिपेटिव रह पाते हैं। ये कुछ खासियत है विश्वमोहन जी। शिवांशु जी, अब मेरा सवाल होगा एफपीआईज को लेकर। जिस तरह की एफपीआईज के भी टर्नओवर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, क्या एफपीआई अब ड्राइव कर रहे हैं इन ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को? क्योंकि एनजी वगैरह में तो जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे तो ड्राइव कर ही रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, एफपीआई की भागीदारी एमसीएक्स पे बढ़ रही है? हालांकि आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप बुलियन को कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, फिलहाल जैसा कि आपको पता है एनर्जी सेगमेंट में एफपीआई अलाउड है कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स में, तो उनके अंदर जो आप बोल रहे हैं कि पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ रहा है, वो भी एक इनकरेजिंग ट्रेंड है। मगर ये तो इंडस्ट्री की एक डिमांड जरूर है कि इसे सूनर देन लेटर गोल्ड और सिल्वर जो डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम आए दिन सुनते रहते हैं इंडस्ट्री से कि कब उसमें परमिट किया जाएगा। ये एक अलग बात है। और हमारे गोल्ड के अंदर तो आपको पता है इंपोर्ट होता है गोल्ड कंट्री के अंदर, और आसपास के रीजन के साथ काफी तगड़ा फिजिकल तालमेल बना हुआ रहता है गोल्ड में, तो वो भी देखा जा सकेगा अगर ऐसा कभी हुआ तो। सर, अब अगला सवाल मेरा होगा जो पार्टिसिपेशन की, अगर गोल्ड ऑप्शंस में ही बात करें तो क्या फ्यूचर्स के पार्टिसिपेशन में भी इसी तरह के ग्रोथ हो रही है, या लोग सिर्फ ऑप्शंस को अब ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और इक्विटी की तर्ज पर यहाँ पर भी जो स्पेकुलेटर्स है वो ज्यादा आ रहे हैं? ट्रेंड क्या बता रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है और मेरा सौभाग्य है इसका जवाब देना कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर फ्यूचर्स ऑप्शंस की तरह ही टर्नओवर बढ़ रहा है। ये नहीं है कि ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर्स। इन द केस ऑफ बुलियन वी आर सीइंग कि जो फ्यूचर्स है उसके अंदर भी एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है। तकरीबन 17,000 करोड़ का इस करंट फाइनेंशियल ईयर का ईयर टू डेट आंकड़ा है, जो कि पिछले साल पूरे साल का 12,000 के करीब था। आई थिंक यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों ऐसा दोनों चीजें का बढ़ने का मतलब ये है कि जो फिजिकल इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है एमसीएक्स के प्राइसेस का, क्योंकि इसके अंदर ड्यूटी भी हेज होती है, करेंसी भी हेज होती है और इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस भी हेज होते हैं, सिल्वर भी। तो इन तीनों चीजों के चलते जो इंपोर्ट होता है उसकी ऑफसेट हेजिंग फ्यूचर्स में की जाती है। और ये आज का नहीं, ये शुरुआत से ऐसा होता आया है कि जो बुलियन ट्रेडर्स हैं वो इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपना सौदा एमसीएक्स में उतार के अपने आप को ऑफसेट हेज कर लेते हैं। ऑप्शंस के आने से ये तालमेल और बढ़ा है इनफैक्ट, बिकॉज ऑप्शंस के जरिए अपनी इन्वेंट्री को ज्वेलर हेज कर पाता है और ऊपर के साइड में वो पार्टिसिपेटिव रह पाता है। और जबकि ऑप्शंस जो हैं वो फ्यूचर पे ही डिवॉल्व होती हैं, तो जो प्राइसिंग का और हेजिंग का जो तालमेल इन दोनों में है, और फिजिकल स्पॉट मार्केट की प्राइसिंग का एमसीएक्स के साथ 99 to 100% कोरिलेशन जो है इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ भी और डोमेस्टिक के साथ भी, तो ये सब चीजों के तहत और फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों कारगर साबित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। शुक्रिया शिवांशु जी, और आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं इसी तरह के
टर्नओवर आगे भी देखते रहे और कमोडिटी का दायरा बढ़े और ऑप्शंस का भी मार्केट का दायरा बढ़े, ताकि अन्य प्रोडक्ट्स भी और कमोडिटी ऑप्शंस के मार्केट में आ पाए। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं, भाविक पटेल हैं, भूपेश शर्मा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकिन शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले चांदी से, क्योंकि चांदी में आज जबरदस्त तेजी दिख रही है। 1500 रुपये से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में दो बड़े मार्केट बंद है, यूएस का मार्केट बंद है, यूके का मार्केट बंद है, मेमोरियल डे पे यूएस का मार्केट बंद है, क्या लग रहा है भूपेश जी, आज की तेजी को आप क्या देख रहे हैं? कौन खरीद रहा है चांदी? जी नमस्कार विश्वनाथ जी। आज नमस्कार। की तेजी मुझे लगता है कि जो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है उसकी तेजी है, क्योंकि जो भी ट्रेंड बैकवर्ड में चलते आता है, मुझे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो मार्केट अक्सर गैप अप ही खुलते हैं, और ये उसी की तेजी है। और मुझे लगता है कि 92,000 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए एक सवाल भी ले लेते हैं। अंशुल ज्वेलर्स हैं, इनका सवाल था, ये ज्वेलर्स है, ये जानना चाह रहे कि सिल्वर इन्होंने सेल कर रखा है 81,000 रुपए पे और का भाव अभी देखिए 92 के ऊपर है। क्या करना चाहिए भाविक जी इनको? हालांकि इन्होंने हेज के लिए के हिसाब से भी हो सकता है कर रखा हो, अगर इनसे बात होती तो इनका सवाल क्लियर हो पाता। क्या करना चाहिए इनको, होल्ड करें क्या? वेरी गुड इवनिंग विष्णु जी। देखिए, आई थिंक जब तक $30 हमने जैसे देखा कि 11 साल का रिकॉर्ड $30 जो था वो ब्रेक किया, उसके बाद हमें एक लगातार नया हाई एमसीएक्स में देखने को मिला था। आई थिंक जब तक 30 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि अंडरटोन बुलिश ही रह सकता है। तो क्योंकि उन्होंने आई थिंक पता नहीं कि हेज किया है कि नहीं, बट अभी मैं बोलूंगा कि वो अपनी पोजीशन हेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है जब तक 90,000 के नीचे नहीं जाता चांदी तब तक कोई मेजर करेक्शन नहीं हो सकता। तो 92,000 का जो कॉल है 19 जून वाला, वो बाय कर सकते हैं। 2620 के करीब चल रहा है, 2000 के स्टॉप लॉस है, और वो ऊपर का टारगेट वो रख सकते हैं 2800 का। तो कॉल जो ऑप्शन है 92,000 का, वो बाय कीजिए अपनी पोजीशन हेज करने के लिए। तो कॉल खरीदने की सलाह है, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पर भावी की तरफ से आ रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महावीर हैं बंगलुरु से, क्या कॉमेक्स गोल्ड कल तक यानी 28 मई तक $2400 तक जाएगा क्या? भूपेश जी क्या जवाब देंगे इनको, महावीर बंगलुरु को? जी सर, अगर कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है कॉमेक्स गोल्ड का, परंतु ऐसा कहीं नहीं दिखता कि $2400 गोल्ड जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी तेजी बनी हुई है, और गोल्ड जब तक $2320 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी बरकरार रहनी चाहिए। 2360 और 2381-82 तक तो मुझे गोल्ड में संभावना लगती है, परंतु कल तक का कोई गारंटी नहीं रहेगी। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। फिर से अच्छी तेजी दिख रही है, हफ्ते भर में 6% टूटने के बाद वापस यहाँ पे खरीदारी लौटी है। भाविक पटेल जी बताइए, कृष्ण को क्या करना चाहिए कॉपर में अब? 953 से करेक्शन डिसेंट दिया था, और वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि काफी प्राइस जो थे वो काफी स्ट्रेच हो चुके थे। बट अभी भी अगर ग्राउंड रियलिटी देखे तो सप्लाई डिमांड में थोड़ा मिसमैच है। हालांकि चाइना में अभी काफी इन्वेंट्री बढ़ी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो 953 का लेवल है बहुत शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं। आई थिंक अभी थोड़ा मार्केट प्राइस करके थोड़ा कंसोलिडेट ही होगा। अभी के 3 दिन में अगर देखें तो 890 से 905 के एक रेंज में ही पड़ा हुआ है। तो अगर 890 के नीचे जाता है तो मैं बोलूंगा शॉर्ट कर सकते हैं 880 के टारगेट के लिए, और 895 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 905 के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं 900 के स्टॉप लॉस से, और 914 का या 15 का टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि 3 दिन में अभी 15 रुपए की रेंज है, तो एक बार वेट कीजिए, रेंज ब्रेकआउट आता है उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। एक सवाल फटाफट से ले लेते हैं। भाविक आपके ही फॉलोअर है, प्रमोद नाम है इनका, पुणे से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, क्या जवाब देंगे? देखिए, नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है कि जो तेजी आई थिंक वो एक्सपेक्टेड आ सकती है। 200 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं, और ऊपर का टारगेट 219 का रख सकते हैं। तो चलिए ये सलाह आपके लिए नेचुरल गैस को लेकर है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके बचे हुए सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आपके सवालों के लगातार हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें 9136934065 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करें।
अगले दर्शक है पुनीत है फरीदाबाद से, गोल्ड पर इनको राय चाहिए। भाभी क्या करना चाहिए गोल्ड में इनको? देखिए, इवन तो आज मार्केट यूएस का बंद है, बट अभी भी गोल्ड देखे तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 70,000 का वो जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी भी बाई की साइड ही रहना चाहिए। तो आज के दिन यहाँ से या तो करंट मार्केट प्राइस है या तो 71,700 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 72,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आज का रख सकते हैं 71,650 का। अगले दर्शक है अजय गुप्ता है बालाघाट से, चांदी में क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या करे चांदी में? अजय जी जी सर, चांदी में 92,000 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है। 91,600 का स्टॉप लॉस लगाकर चांदी में खरीदारी करनी चाहिए। 92,600 और 93,000 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। आज बाजार वैसे बंद है, परंतु अगर ये होल्ड भी करते हैं तो भी यही लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो ये सलाह आपके लिए चांदी को लेकर है। तेजस अग्रवाल है अगले दर्शक, हल्दी पर राय चाहिए। भाभी क्या करना चाहिए हल्दी में? हालांकि 20,000 के ऊपर जाने में के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी है, लेकिन आगे क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इनको? हल्दी का आउटलुक बताइए। आई थिंक मैंने लास्ट वीक ये बताया था कि मुझे 20,000 से 20,500 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। आज वो आ चुके हैं, बट अभी अगर स्पॉट और प्रीमियम का डिफरेंस देखें तो थोड़ा बढ़ चुका है। तो वो एक कॉशियस साइन है कि यहाँ से थोड़ा बहुत नफा वसूली आ सकती है। हालांकि आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, बट यहाँ पे मैं नहीं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। थोड़ा मैं रिस्की लग रहा है। आई थिंक 18,800 या 18,700 के करीब अगर आता है तो वो बाय कर सकते हैं 17,900 के स्टॉप लॉस से, और वापस टारगेट रख सकते हैं 20,000 का। बट इतने हाई प्राइस पे चेज मत कीजिए। अभी भी थोड़ा 800 पॉइंट की करेक्शन के लिए वेट कीजिए। तो अच्छी सलाह है कि आप करेक्शन का वेट करें, फिर वहां पर नई खरीदारी की सोचे। रमन प्रीत है होशियारपुर पंजाब से, चना और जीरे को लेकर क्या आउटलुक है? चुनाव के बाद किस तरह की स्थिति यहां पर दिखेगी? हालांकि चना भी काफी तेज हुआ है, 7300 रुपए अब मंडियों में भाव जा चुके हैं। क्या जवाब देंगे चना पर और जीरे पर, भूपेश जी? सर, पहले चने की बात करें तो चने का बाजार पिछले लगभग 30 दिनों में अच्छा खासा तेज हुआ है। लगता है मुझे कि चने में अभी ये तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए और 7,500 और 7,700 तक के भाव संभावित रहेंगे। परंतु ऊपर में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चने में मुनाफा वसूली, चाहे हाजिर में व्यापार करते हैं तो हाजिर में भी मुनाफा वसूली करना आवश्यक है। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे में पिछले महीने एक अच्छा ट्रेंड का सेटअप देखा, अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो बाजार मुझे लगता है कि एक छोटे करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। तो बाजार 28,500 के आसपास लगता है कहीं मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 28,000 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 29,000 और 30,000 तक के लक्ष्य एक बार पुनः देखने को संभावित रहे। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए जीरा और चने पर मिल चुकी है। अब चलिए अगले दर्शक है नवीन गुप्ता हैं, चांदी और कॉपर के लिए ट्रेडिंग रणनीति जानना चाह रहे हैं, इंट्राडे और पोजिशनल दोनों नजरिए से। भूपेश जी आपके ही फॉलोअर है, चांदी और कॉपर इंट्राडे के लिए और पोजिशनली क्या करना चाहिए इनको? जी सर, दोनों बाजारों के ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है चांदी में अगर पोजिशनली इनको बाय करना है तो 88,000 के आसपास कहीं भी मिलती है चांदी तो खरीदारी करनी चाहिए। ये व्यू एक पोजिशनल व्यू है और इसका स्टॉप लॉस 86,000 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 96,000 और नए भाव 1 लाख के ऊपर भी चांदी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। वहीं बात करें कॉपर की, तो कॉपर के बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लगता है कि 915 से लेके और 885 का जो दायरा है उसमें कॉपर ट्रेड करते रहना चाहिए। जहां कहीं भी बाजार 890 या 885 के आसपास मिलता है वहां खरीदारी करें। 880 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 900 और 915 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ये भी पोजिशनल व्यू रहेगा। एक बार धनिया पर भी व्यू भाविक आपका समझ लेते हैं। धनिया में भी ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है। आज 7500 रुपए के नीचे भी धनिया का वायदा फिसल गया है। क्या करना चाहिए धनिया में? किस तरह की चाल दिख रही है? क्या सलाह देंगे? देख, 2 दिन से हमने सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। आई थिंक हायर प्राइस पे थोड़े डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है, और एक्सपोर्ट अगर देखें तो वो भी थोड़ी रुकी हुई है। हालांकि मंडियों में जो माल है वो अच्छा आ रहा है, बट आगे जाके थोड़ा अराइवल है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो सपोर्ट मिलेगा। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो जारी रहेगा। 7380 के नजदीक आ सकता है, तो वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं 7200 के स्टॉप लॉस है। और आई थिंक 1 से 2 वीक का मेरा नजरिया रहेगा, तो 7700 से 7800 भी मुझे लग रहा है आ सकता है। अगले दर्शक है, हालांकि इन्होंने अभी तक नाम नहीं भेजा है,
लेकिन जीरे का भाव जानना चाह रहा मोहन है, ये जीरे के बारे में जानना चाह रहे कि जीरे में क्या करना चाहिए। लोहावड़ से इन्होंने सवाल भेजे हैं। भूपेश जी बताइए, जीरे में इनको क्या करना चाहिए, किस तरह की चाल जीरे की लग रही है? थोड़ा सा मीडियम टर्म का भी नजरिया बताइएगा, क्योंकि ये मुझे किसान लग रहे हैं। सर मीडियम टर्म के नजरिए के हिसाब से भी जीरे ने एक अच्छा ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ट्रेंड शो किया है। पिछले दिनों में ब्रेकआउट देखा गया है जीरे में तेजी का। 22,000 से 30,000 जीरा बिका है। लगता है बाजार एक छोटा कंसोलिडेशन करना चाहिए प्राइसेस में। मुझे लगता है ओवरऑल मीडियम टर्म के हिसाब से जीरा 28,000 या 27,500 नहीं टूटना चाहिए। एक बार पुनः 30,000 और 30,500 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बाजार कंसोलिडेशन मोड में है, इसलिए बाजार प्रत्येक डिप पर बाजार को बाय करना चाहिए। आप कुछ सलाह देंगे? और मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं गुजरात में अभी जीरे के हाजिर में? भाविक, मंडियों में किस तरह के भाव चल रहे हैं जीरे के, और यहाँ पे ट्रेड में आप इनको क्या करना चाहिए ये भी बता दें। देखिए मंडे में अगर देखें तो 28 से 28.50 के ही रेंज में भी जो फ्यूचर है वहीं के प्राइसेस चल रहे हैं। और अभी देखिए प्राइसेस ऊपर है तो अभी मुझे लग रहा है कि अराइवल्स जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि गुजरात में जो इलेक्शन है वो भी बंद हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो उसकी वजह से भी अभी सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं है। तो ये प्राइस से मुझे लग रहा है जो फार्मर्स है अपने जीरे जो है वो मंडियों में लाना शुरू करेंगे, तो वो भी एक प्राइस प्रेशर रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि 30,500 से 31,000 आ सकता है। अगर आएगा तो सस्टेन नहीं होगा। तो कोई भी उछाल मिलता है 30,000 के ऊपर तो एक अच्छी प्राइस है। मुझे लग रहा है कि प्राइस ये चीज जो माल है वो मंडी में डालने के लिए नीचे भी मुझे नहीं लग रहा है कि 26,000 से नीचे जा सकता है। तो 26,000 से 30,000 के मुझे लग रहा है रेंज जो है वो 1 से 2 महीने में बनी रहेगी। इनमें 26,000 से 30,000 का दायरा दिख रहा है भाविक जी को। चलिए आगे बढ़ते, ग्वार पर बातचीत कर लेते हैं। ग्वार में भी आज 1% के आसपास की गिरावट रही। ग्वार गम 1% गिरकर बंद हुआ। ग्वार सीड करीब ½ % से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। भूपेश जी क्या लग रहा है ग्वार में? आज मॉनसून की जो नई रिपोर्ट है इसके बाद कुछ एक्शन दिख रहा है क्या ग्वार में? सर ग्वार के बाजार में बाजार अभी भी एक रेंज बाउंड बना हुआ है। 5,550 से लेके 5,400 तक की रेंज है। आज बाजार जब सुबह ओपन हुआ, बाजार ने एक अच्छी खासी स्पाइक अप और डाउन साइड में शो करी 5,420 से 5,520 के बीच में। तो मुझे लगता है कि बाजार जो ये स्पाइक आज सुबह 15 मिनट में बाजार ने शो करी थी, इसी रेंज में बाजार ट्रेड होना चाहिए। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर ट्रेड करें तो ज्यादा अच्छा अवसर रहेगा। परंतु फिर भी मेरा जो बायसनेस है ग्वार में 5,525 के ऊपर निकलने पर पॉजिटिव साइड ज्यादा है। तो 5,525 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो इसमें 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। 5,650 और 5,750 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। भाविक, अब आप जाते जाते क्रूड और एल्युमिनियम पे अपनी कॉल बता दें ताकि दर्शकों को आसानी हो। क्या करना चाहिए, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है आपके? आई थिंक क्रूड में थोड़ी भी गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है बाई करना चाहिए, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। 6400 ब्रेक नहीं कर रहा है तो 6470 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 6550 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6430 का। अगर सारे बेस मेटल्स में देखें तो आई थिंक एल्यूमिनियम थोड़ा स्ट्रांग है, तो वो भी अगर डिप मिलता है 242 के करीब तो बाय कर सकते हैं 245 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 240 का। यानी एल्युमिनियम और क्रूड खरीदारी की सलाह भाविक की तरफ से आ रही है। शुक्रिया भाविक पटेल जी आपका और भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।